हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। तो जैसे आप जानते हो क्लास 10th आईसीएससी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। उसके पार्ट बी की थ्योरी हमने डिस्कस कर ली थी, तो रह गया था सिर्फ उसके इंटेक्स क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं पेज नंबर 10 में जो आपके इंटेक्स क्वेश्चन है उसके जो फर्स्ट 11 क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने वाला हूँ। हाँ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसके अंदर, इसलिए मैं आपको दो पार्ट्स के अंदर ये वीडियो दूंगा। तो आज के लेक्चर के अंदर फर्स्ट 11 क्वेश्चन आएंगे और जो नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा उसके अंदर आपके बाकी के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस करूंगा और कल ही वो वीडियो आपके पास आ जाएगी। ठीक है। ऊपर जितने भी चैनल और पेजेस जो दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एटॉमिक साइज एंड स्टेट इट्स यूनिट। देखिए बेटा, सिंपल सी बात है, एटॉमिक साइज का मतलब होता है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल जो है उसके बीच का डिस्टेंस। मतलब क्या है, मतलब ये है कि सपोज कर लो बेटा, अगर ये मेरे पास एक एटम है जिसके अंदर बेटा ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है अगर, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये जो बाहर वाला जो शेल होता है बेटा इसको आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। तो दिस वन इज द आउटर मोस्ट शेल। तो न्यूक्लियस के सेंटर से, ठीक है, और आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है बेटा, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो इसी को एटॉमिक साइज कहा जाता है। दिस वन इज एटॉमिक साइज। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। जहां तक बात रही थी बेटा इसके यूनिट की, या तो एंगस्ट्रॉम में इसको देखा जाता है या तो पिकोमीटर में हम इसको बेटा फाइंड करते हैं। ठीक है। जहां तक बात है एंगस्ट्रॉम की, तो 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है बेटा। और जहां तक 1 पिकोमीटर की बात करते हैं तो बेटा 10⁻⁻12 मीटर के वो बराबर होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गिव द ट्रेंड इन एटॉमिक साइज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट। तो देखिए बेटा, मैंने आपको थ्योरी के अंदर ऑलरेडी इन सब के रीजंस दिए हुए हैं कि डाउन द ग्रुप क्यों साइज आपका इंक्रीज होता है एंड अक्रॉस द पीरियड क्यों आपका जो साइज है वो लगातार डिक्रीज होता है। अगर आपने वो थ्योरी नहीं देखी है तो प्लीज पहले वो देखिए, उसके बाद जाके बेटा इन आंसर्स को देखना। तो अब मैं सीधा आपके आंसर्स दे रहा हूं। तो जैसे हमने बेटा डिस्कस किया था कि डाउन द ग्रुप लगातार जो एटॉमिक साइज है बेटा वो आपका इंक्रीज करता है, लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं उस टाइम पीरियड के अंदर जब हमें देखते हैं तो लगातार जो साइज है वो आपका डिक्रीज होता है, एक्सेप्ट द लास्ट वन। लास्ट वन मतलब कि जो 18th ग्रुप की बात हो रही है बेटा, जिसके अंदर हमारे पास होते हैं दैट इज नोबल गैस जो होती है बेसिकली, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में ना सारे के सारे जो चार्जेस हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फुलफिल हो जाते हैं। तो वो एक दूसरे पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं जिसकी वजह से उनका साइज उससे 17th ग्रुप वाला जो एटम है उससे तो बड़ा ही होता है। ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि ये जो ट्रेंड आप देख रहे हो लेफ्ट टू राइट का, ये सिर्फ आप फर्स्ट ग्रुप से लेके 17th ग्रुप तक देखते हो। 18th ग्रुप जो कि आखिरी ग्रुप है उसका साइज 17th वाले से तो बड़ा ही होता है। क्यों? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं, दे एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, जिसकी वजह से उसका साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू 7th ग्रुप वाले के। ठीक है। बाकी इसकी जो थ्योरी है वो ऑलरेडी मैं अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, अरेंज द एलिमेंट ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड पीरियड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक साइज। सो बेटा देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज है ना बेटा आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक साइज। ठीक है। तो देखिए बेटा, सिंपल सी बात यह है कि जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन सबसे छोटा होता है, राइट। ठीक है। फ्लोरीन से बड़ा होता है नियोन। अगर आप देखें ध्यान से, जो मैं अभी बात कर रहा था कि जो फ्लोरीन है बेटा वो आपका 17th ग्रुप का है और जो नियोन है वो आपका 18th ग्रुप का है, उसके बाद 16 है, फिर 15 है एंड सो ऑन बेटा, आपके लगातार ये आपके डिक्रीज होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नियोन का साइज फ्लोरीन से क्यों बड़ा है? क्योंकि नियोन एक नोबल गैस है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक कंप्लीट शेल है, वो एक दूसरे को फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं। न्यूक्लियस का उस पर इतना इफेक्ट नहीं होता है कि वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसके साइज को छोटा कर सके। तो इसलिए नियोन का साइज फ्लोरीन से बड़ा है। तो हमेशा याद रखिए बेटा कि सबसे जो छोटा साइज होता है वो 17th ग्रुप वाले का होता है, उससे बड़ा 18th ग्रुप एंड सो ऑन। फिर बेटा लगातार ही आप कम कर सकते हो, लगातार सॉरी आप उसको इंक्रीज कर सकते हो जैसे आप राइट टू लेफ्ट की तरफ अगर आप जाते हो। तो जैसे इसने कहा कि इसको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा फ्लोरीन होता है बेटा, उसके बाद नियोन आता है, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड सो ऑन करते करते आप लिथियम तक पहुंच जाते हो।
सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हो बेटा आर्गन जो है ये 18th ग्रुप का है, जो क्लोरीन है बेटा वो 17th ग्रुप का है आपका। उसके बाद बेटा 16 है, 15 है, 14 है, 13 एंड सो ऑन बेटा चलता आ रहा है आपका। आई होप आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे बेटा मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये मत समझ लेना कि 18 ग्रुप से शुरुआत करनी है। 18 ग्रुप सबसे छोटा नहीं होता, ये मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में समझाया हुआ है। अब हम बात करेंगे बेटा व्हाई इज द साइज ऑफ नियोन ग्रेटर देन फ्लोरीन। अब आप देख सकते हो बेटा ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक नोबल गैस के केस में, नोबल एक एटम के केस में उसका साइज बड़ा क्यों होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। हम तो यही बोलते जा रहे हैं ना बेटा कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करता है जिससे उसका साइज छोटा होता है। बट नियोन के केस में क्या हो जाता है कि आपके वो जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं, वो एक दूसरे पे फोर्स और रिपल्शन लगाते हैं, न्यूक्लियस पे इतना जोर नहीं होता कि उनको वो अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, उसका साइज जो है ऑब्वियस है बेटा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। बाकी मैं प्रॉपरली यहाँ पर इसको लिख चुका हूँ। इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट कि सोडियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम। सोडियम क्यों बड़ा है मैग्नीशियम से? देखिए बेटा जहां तक बात है सोडियम की, ये आपके थर्ड पीरियड के दो मेंबर है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहले सोडियम आता है फिर मैग्नीशियम आता है। मतलब ये कि इनके आउटर मोस्ट शेल जो है बेटा ऑब्वियस है 3 इनके शेल होंगे। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करता हूं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी बेटा मतलब इसके भी 3 ऑर्बिट्स होंगे। बट नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में बेटा सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन मैग्नीशियम के इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियस जो है उस पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा जिसकी वजह से इसका साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू सोडियम। इसी वजह से बेटा सोडियम जो है उसका साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। अब हम बात करते हैं बेटा कि विच इज ग्रेटर इन साइज, एन एटम और अ कैटायन, एन एटम और एन एनायन। देखिए बहुत सिंपल सा बेटा कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो कैटायन को समझो बेटा क्या मतलब होता है। कैटायन तब बनता है जब उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है बेटा आपका वो निकलता है, ठीक है ना। ठीक है, आप एक बात समझ लीजिए बेटा कि एक नॉर्मल एटम के अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू अगर मैं बात करता हूं एक कैटायन के अंदर। क्योंकि कैटायन के अंदर क्या होता है बेटा जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से उसका जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो बढ़ता है। पॉजिटिव कैरेक्टर मतलब उसका चार्ज नंबर बढ़ता है। क्योंकि उसका पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है तो ये आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को और अच्छे से और स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से कैटायन का साइज छोटा होता है बेटा एज कम्पेयर टू एटम। एनाइन के केस में क्या होता है कि उसके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज होते हैं। आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से ये फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं। न्यूक्लियस जो है उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाता, जिसकी वजह से साइज बेटा आपका बढ़ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब बेटा सिंपल सी बात इतनी है कि कैटायन के केस के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पॉजिटिव करैक्टर बढ़ता है, पॉजिटिव करैक्टर बढ़ने की वजह से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, साइज जो है वो छोटा हो जाता है। और एनायन के केस में क्या होता है, उसके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो गेन होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, तो जो इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज जो होता है बेटा वो कम होता है, इनवर्ट पुल कम होता है, तो साइज जो है बेटा वो आपका एक्सपेंड करता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं ना, इस वजह से। अब यहाँ पे बात आती है कि Fe2 पॉजिटिव बड़ा है कि Fe3 पॉजिटिव बड़ा है बेटा आपका। एक सिंपल सी अगर मैं बात करूं बेटा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की, मतलब वीक कैटायन के बारे में बताया था मैंने आपको कि जितना बड़ा कैटायन होगा बेटा उतना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उतना साइज उसका छोटा हो जाएगा। इसी वजह से बेटा अगर Fe3 पॉजिटिव की बात करता हूँ तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। Fe2 पॉजिटिव की बात करता हूँ इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो Fe3 पॉजिटिव का अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ज्यादा है आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर, तो उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, उसका साइज और छोटा हो जाएगा। Fe2 पॉजिटिव की बात करूं तो उसका जो उसका चार्ज है बेटा वो कम है, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे वो अट्रैक्शन लगा रहा है, बट वो इतना नहीं लगा पाएगा जो Fe3 पॉजिटिव के टाइम में ऐसा हो रहा था। बाकी इसकी डिटेल बेटा डिटेल मैं आपको ऑलरेडी अच्छे से समझा चुका हूं। अब बेटा अब हमारे पास ये सेकंड पार्ट है जिसमें कहता है विच हैज द हायर E, A, फ्लोरीन और नियोन। देखिए बेटा E, A का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है बेटा, एक्चुअली में क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। हाँ, ये टर्म अभी तक आपको मैंने नहीं करवाया, बट अभी ये क्वेश्चन आ गया है तो थोड़ा बहुत मुझे इसके बारे में बताना पड़ेगा। बट देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास एक क्लोरीन का एटम मैं ले लेता हूँ, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास जो है वो 17 है बेटा। अब ये 17 हमें क्या बताता है, ये 17 आता है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 है और इसमें नंबर ऑफ
जो प्रोटॉन्स है वो भी 17 है, तो सेम नंबर होने की वजह से ये हमारा एक न्यूट्रल एटम है। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ताकि अपने आउटर मोस्ट शेल को ये कंप्लीट कर सके। और जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा देन इट विल बिकम अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम में ऐड होता है तो उसमें से कुछ एनर्जी आपकी रिलीज होती है। ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल एटम, ताकि वो एक नेगेटिव चार्ज आयन बन सके, तो उसको बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम दिया जाता है। अब अगर मैं बात करता हूँ बेटा फ्लोरीन एंड नियोन की, तो जो फ्लोरीन होता है बेटा उसका एटॉमिक नंबर बेटा हमारे पास 9 होता है। ठीक है। एटॉमिक नंबर 9 होने का मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा हमारे पास कितने हैं, टोटल 9 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बेटा 9 है, तो ये एक न्यूट्रल एटम है आपका। लेकिन अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बेटा वो बनता है 2 और 7, मतलब उसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ये अपने आउटर मोस्ट शेल को बेटा कंप्लीट कर सके। कंप्लीट होने के लिए आउटर मोस्ट शेल पर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सो एक इलेक्ट्रॉन को बेटा ये क्या करेगा, आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसमें से एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इसमें टेक प्लेस करती है। लेकिन जब मैं बात बेटा नियोन की करता हूँ ना, तो नियोन का जो नंबर है वो 10 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी 2 एंड 8 है। मतलब इसको किसी भी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपका ऐड होगा ही नहीं। तो अगर बेटा अगर एक इलेक्ट्रॉन आपका ऐड ही नहीं होगा तो एनर्जी आपकी रिलीज नहीं होगी। सो इसी वजह से बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन का बेटा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नियोन। आई होप आपको बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ में आ गया होगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है विच हैज द मैक्सिमम मेटालिक करेक्टर, सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। देखिए बेटा सीधी सी बात है, ये जो सोडियम, लिथियम और पोटेशियम है ये ग्रुप 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। किसको करते हैं, ग्रुप 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा अलग से कर देता हूँ। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास हाइड्रोजन आता है, फिर लिथियम आता है बेटा, उसके बाद हमारे पास पोटेशियम, सोडियम आता है, फिर पोटेशियम आता है। सो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब हम ग्रुप वाइज नीचे की तरफ जाते हैं तब एक एक शेल इंक्रीज होता है। तो अगर एक एक शेल इंक्रीज होगा बेटा तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन है उस पर जो अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और उतने ही आसानी से वो अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज सकता है। इसी वजह से डाउन द ग्रुप मेटालिक करैक्टर हमेशा बढ़ता है। तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम में से पोटेशियम ही है बेटा जिसका मेटालिक करैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं मेटालिक करैक्टर हमेशा बेटा आपका इंक्रीज करता है। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा कि हमने इनको अरेंज करना है एक इंक्रीजिंग मेटालिक करैक्टर की फॉर्म में। बेटा एक बात अच्छे से समझ लीजिए प्लीज, मेटालिक करैक्टर इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है, और नॉन मेटेलिक करैक्टर इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। तो इन दो बातों को अगर आप समझते हो तो शायद आपको ये जो आंसर मैंने यहां पे बनाया है ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि पहली बात, सबसे ज्यादा मेटेलिक करैक्टर अगर आप देखेंगे तो लिथियम का होता है बेटा आपका, एंड सो ऑन, फिर लगातार डिक्रीज होता रहता है व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करने की या इलेक्ट्रॉन को गेन करने की अगर ताकत देखेंगे तो वो उसका होता है जिसका साइज सबसे छोटा होता है। तो क्लोरीन का साइज बेटा सबसे छोटा है, इसलिए हम क्लोरीन से शुरू करते हैं एंड सो ऑन बेटा, लगातार वो डिक्रीज होते होते सोडियम तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपने अपना आंसर देना है समझदारी के साथ, ठंडे दिमाग के साथ। अब हम बात करेंगे बेटा स्टेट द ट्रेंड इन द केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब होता है कि कितने आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन ले सकता है या इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो हमने एक ट्रेंड देखा था बेटा कि केमिकल रिएक्टिविटी जब हम देखते हैं, इसको स्टडी करते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पहले तो आपका केमिकल रिएक्टिविटी कम होती है। क्यों? क्योंकि सोडियम के आटोम शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। और उसके बाद हमारे पास जो उसका नेक्स्ट होता है ग्रुप 2 में जब मैं देखता हूं तो उनके 2 इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, उसके नेक्स्ट में जाऊंगा 3 इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। और अगर मैं 14th ग्रुप में चले जाऊं जिसके आटोम शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन को मतलब ना गेन करता है ना वो लीव करता है। तो इसलिए उसका केमिकल करैक्टर लगातार डिक्रीज होता है, उसके बाद जाके बेटा उसका इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा ना, इस वजह से।
एंड डाउन द ग्रुप अगर मैं जाते हैं तो बेटा ऑब्वियस है साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने का मतलब होता है कि एक एक शेल बढ़ता जाता है, उतने आसानी से आप इलेक्ट्रॉन को दे सकते हो, तो उसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है बेटा वो लगातार इंक्रीज होती रहती है। तो एक बात समझना, ये जितनी भी क्वेश्चन के आंसर है ये आपको सिर्फ तभी आ सकते हैं अगर आपने मेरी थ्योरी को अच्छे से देखा है, तभी ये अच्छे से समझ में आएंगे, अदरवाइज आपको लगेगा ये पता नहीं क्या अलग सी चीज मैं करवा रहा हूँ आपको। अब बेटा ये क्वेश्चन कहता है कि अ मेटल M forms an oxide having the formula M2O3, it belongs to the third period एंड अब उसने बोल दिया बेटा थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, बोला ना उसने, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड बात हो रही है बेटा इस पीरियड की, ठीक है। फिर कहता कि राइट द एटॉमिक नंबर एंड द वैलेंसी ऑफ द मेटल। तो देखिए बेटा सबसे पहली बात है कि M2O3 जिसको मैं लिख सकता हूँ M3 पॉजिटिव ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। वैलेंसी की बात करें तो थ्री पॉजिटिव बेटा इसकी वैलेंसी हो जाएगी, क्योंकि ये थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है बेटा तो हम सिर्फ इसी को देखेंगे, पहली बात तो इस वाले को देखेंगे, और क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे तो उसी को देकर ये M3 पॉजिटिव बना है। तो इसका मतलब पता क्या है बेटा, ये बिलोंग करता है 13th ग्रुप को, ये है वो हमारा जिसका आंसर की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम के केस में इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 13 है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2, 8 और 3, और इन्हीं 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालकर वो बना था 3 पॉजिटिव। सो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, तो बेसिकली वो एल्यूमिनियम है, उसका एटॉमिक नंबर 13 है, उसकी वैलेंसी है। तो इस तरीके से बेटा हम आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, बाकी मैंने प्रॉपरली बेटा यहाँ पे आंसर दे दिया हुआ है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सो बेटा कहता है कि एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड 17 ग्रुप। देखिए ये सब चीजें आपको तभी समझ में आती हैं अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद हो। डियर एक बात समझ लीजिए, अगर आपने पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं ना, तो ट्राई टू रिमेंबर और लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लो, फ्रॉम 1 to 30 आपके एटम्स, 1 to 30 याद रखना, 1 to 20 मत करना, 1 to 30 तक करना, ठीक है। और खुद पीरियोडिक टेबल बना लिया करो फटाफट, ये जैसे आपका ना जैसे हाइड्रोजन हीलियम हो गया, लिथियम हो गया एंड सो ऑन, ऐसे करते 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 अपना पीरियोडिक टेबल टिल 30 तक अपना याद रखो। अगर आपको वो याद होगा ना तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसका आंसर दे देंगे। अब देखिए यहां पर आपका पीरियोडिक टेबल आ गया, अब इस पीरियोडिक टेबल के अंदर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि थर्ड पीरियड मतलब हो गया बेटा ये वाला, एंड 17th ग्रुप है बेटा ये वाला। तो अगर मैं थर्ड पे जाऊं और 17 पे आके रुकूं तो मुझे क्लोरीन मिल जाता है, तो ऐसे 2 मिनट में आंसर आ जाते हैं। अदरवाइज आप माइंड में करने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं गलती कर ही दोगे, तो इतना प्रैक्टिस कर लो कि हीलियम हीलियम आपका लिथियम बेरिलियम एंड सो ऑन करते करते टिल 30 तक, जिंक तक अगर आप याद कर ले तो आपको मैं कहता हूँ कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये याद कर लो, दी बेस्ट है आपके लिए। उसके बाद आता है बेटा नेम ऑफ द एलिमेंट, मैं बता ही चुका। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियस आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि 17 ग्रुप पे का मेंबर है। नेम द फैमिली, हैलोजन फैमिली बोल सकते हो बेटा आप इसको। एंड राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड जब एक्स रिएक्ट करता है Y13, Y13 बेटा ये है आपका एल्यूमिनियम। सो एल्यूमिनियम जो है वो 3 पॉजिटिव होता है, क्लोरीन बेटा -1, तो AlCl3, तो बेटा ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये आपका। अब इस क्वेश्चन में कहता है बेटा द गिवन टेबल शोज एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वैलेंस शेल, तो कहता है स्टेट वेदर दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप और पीरियड। बेटा आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर सेम ग्रुप है तभी उनके आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते हैं, क्योंकि अगर मैं पीरियड में जाता हूं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो लगातार एक एक इलेक्ट्रॉन आपका बढ़ता जाता है, ग्रुप में जाता हूं तो एक एक शेल बढ़ता है, बट आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा आपका सेम रहता है। इसलिए पहले पार्ट को अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इसने बोला है कि सेम नंबर है, क्या है बेटा आपका सेम नंबर है, जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसलिए ग्रुप सेम होगा बट पीरियड सेम नहीं होगा, तो ये बात हमेशा याद रखना। फिर कहता है कि इनको अरेंज करो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटेलिक करेक्टर। तो देखिए बेटा सिंपल सी बात मैं जानता हूं कि डाउन द ग्रुप अगर मैं देखता हूं, डाउन द ग्रुप अगर मैं इसको देखूं तो मुझे ये दिखता है बेटा कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं आउटर मोस्ट शेल के जो शेल्स हैं वो बढ़ते रहते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते रहते हैं, वी कैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते रहते हैं, इसकी वजह से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बेटा वो आपका कम हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है बेटा बी वाले का है, फिर सी वाले का, फिर ए वाले का। और एक बात आप ये भी जानते हो कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे उसका मेटेलिक करैक्टर बढ़ता जाता है, ठीक है।
क्या होता है बेटा उसका, दैट इज मेटेलिक जो करेक्टर है बेटा वो आपका बढ़ता जाता है। इसलिए ए का मेटेलिक करेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा होगा और बी का सबसे कम होगा। तो इस तरीके से बेटा आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना। बाकी उसने कहा था इसको अरेंज कर दीजिए, तो देखिए अरेंज करना बहुत आसान है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है ना बेटा आपका। तो बी लेस देन सी लेस देन ए, तो ए का मेटालिक करेक्टर ज्यादा है एज कम्पेयर टू सी एज कम्पेयर टू बी। क्लियर? आई होप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। गुड। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस, हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस। ओके ओके, मेरे पास सोडियम है, मेरे पास पोटेशियम है, सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, ये मेरे ग्रुप वन पे, ग्रुप वन को बिलोंग करते हैं बेटा, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, तो इन दोनों में से तो बेटा पोटेशियम बड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम, ये तो ग्रुप टू पे आता है, ग्रुप टू का तो हमेशा कम ही होता है एज कम्पेयर टू ग्रुप वन। एल्यूमिनियम, ये तो 13th ग्रुप का बंदा है, ये तो और इसकी जो साइज है वो कम होगा एज कम्पेयर टू दीज टू, बिल्कुल कम होगा। तो मैग्नीशियम तो ऑब्वियस है, पोटेशियम इज द राइट आंसर। जो पोटेशियम है बेटा उसका साइज आपका बड़ा होगा एज कंपेयर टू सोडियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। ठीक है, ग्रुप के साथ बेटा साइज कम होता है ना आपका, एंड डाउन द पीरियड के साथ आपका साइज कम होता है और ग्रुप के साथ अगर देखा जाए तो साइज बढ़ता है आपका। आई होप आपको अच्छी तरह बेटा ये जो फर्स्ट 11 क्वेश्चन है अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज हमने पेज 10 के जो फर्स्ट 11 इंटेक्स क्वेश्चन है हमने वो डिस्कस किए। आपने शायद इसमें एक चीज पक्का नोटिस की होगी कि अगर आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से आता है, मतलब फर्स्ट 30 जो आपके एटम्स है अगर उनको प्रॉपर अरेंज करना अगर आपको आता है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हो। हमेशा याद रखें कि अगर आपने ये सीखना है तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरह याद करिए और तब जाके बेटा आप इन सब क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। और बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।